अब हम देखते हैं अध्याय नंबर 5 के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। अभी हमने की पॉइंट पढ़े और उसमें हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया। अब हम उसी चैप्टर या अध्याय से संबंधित यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। तो इसमें एक प्रश्न दिया रहेगा और इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, हमें वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन दिया है जीवाणु में, कवकों में, जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल में और फफूंदों में। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? जीवाणु एवं शैवालों में। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवाणु में पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन और एक दिया हुआ है हमें जीवाणु और नीलहरी शैवाल में। तो नीलहरी शैवाल में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जीवाणु और नीलहरी शैवाल में, क्योंकि कवकों और फफूंदों में यह नहीं पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन, वह भाग जो केंद्रक से संबंध नहीं रखता वह है। हमें यहाँ पे केंद्रक के भाग दिए हुए हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उन ऑप्शनों को पढ़ते हैं। रिक्तिकाएं, क्रोमोसोम, केंद्रिका और केंद्रक कला। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? रिक्तिकाएं। क्यों? क्योंकि केंद्रिका, क्रोमोसोम और केंद्रक कला जो होते हैं यह केंद्रक का ही भाग होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है रिक्तिकाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? ऑप्शन है जीवाणु, अमीबा, विषाणु, शुक्राणु। क्रिस्टल की बात करी है कि किसका हम क्रिस्टल बना सकते हैं। तो विषाणु जो होता है यह जीवित तथा अजीवित के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक होती है, तो इसके हम क्रिस्टल बना सकते हैं। लेकिन जब यह किसी जीवित संरचना के संपर्क में आता है तो यह ग्रोथ करने लगता है और इनकी कोशिकाएं वृद्धि करने लगती है तथा उसको यह क्या करता है? प्रभावित करता है या उसे बीमार करने का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली के सदस्य रचनाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन है सिस्टर्नी, क्रिस्टी, मैट्रिक्स और पुटिकाएं। देखिए क्या पूछा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली सदस्य रचनाएं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका के लिए आवश्यक एटीपी बनाती है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में और गोल्गी कायल में। तो किसमें होती है? इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि हम पढ़ भी चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का ग्रह कहते हैं या इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है, इसमें कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि हमें एटीपी के रूप में हमारे शरीर में रहती है और हम उसका कार्य, उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, कोशिका फूल जाएगी। क्वेश्चन है कोशिका फूल जाएगी यदि। ऑप्शन है कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उनके बाहर के चारों ओर और उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है। कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है। ऑप्शन तीसरा है कोशिका के भीतर उसके बाहर के जल के अणुओं की सांद्रता समान हो या जल के अणुओं की सांद्रता महत्व नहीं रखती। तो करेक्ट आंसर है कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है। हमने पराशरण में अच्छे से इसको पढ़ भी लिया था कि कोशिका कब फूलती है? जब हम उसको ऐसे विलयन में डालते हैं जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम होती है, तो जल के अणु जो होते हैं वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचना इकाई है। ऑप्शन है कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और केंद्रक। तो हमने पढ़ा भी था, इसका करेक्ट आंसर है कोशिका। क्यों? क्योंकि कोशिका को जीवन की
सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि सभी जीवों का जो निर्माण होता है वह कोशिका के द्वारा ही होता है। अब अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं, ऑप्शन है डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए एवं प्रोटीन से और आरएनए से। तो इसका करेक्ट आंसर है स, डीएनए एवं प्रोटीन से। क्यों? क्योंकि जो गुणसूत्र या जिसको हम कोशिका के अंदर हमने देखा था एक धागे नुमा संरचना, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, इसका जो निर्माण होता है वह डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। डीएनए हमारा एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। अब अगला क्वेश्चन, और स्पष्ट प्रकार तंतुमय केंद्रक मिलता है, ऑप्शन है यूकेरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, उच्चतर प्राणियों की कोशिका में और उच्चतर पादपों की कोशिका में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिका आदिम कोशिका होती है और इसकी कोशिकाओं की संरचना जो होती है अत्यधिक सरल होती है। इसमें कोशिका अंगकों का अभाव होता है, झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। तो अस्पष्ट तथा तंतुमय जो केंद्रक होता है वह हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। अब अगला क्वेश्चन, कोशिका का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार की बात है कि इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट टेलर ने और कार्ल लीने ने। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वह कार्क के एक पतले टुकड़े को काटा और उसमें माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें कुछ कक्षकों जैसे छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी थी, जिन्होंने इसको कोशिका कहा था। अब अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है अल्प पराशरी माध्यम में प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना, अल्प पराशरी माध्यम में कोशिकाओं का सिकुड़ना, स है केंद्रक द्रव का सिकुड़ना और द है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्प पराशरी माध्यम में कोशिकाओं का संकुचन। हम जब अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका को रखते हैं तो कोशिका क्या हो जाती है, यहाँ पे सिकुड़ जाती है और उसमें संकुचन होता है। अब अगला आंसर, क्वेश्चन नंबर अगला, कोशिका कला किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य, अपारगम्य और इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ब, वर्णात्मक पारगम्य, क्योंकि यह झिल्ली जो होती है सभी पदार्थों को अंदर तथा बाहर नहीं जाने देती, बल्कि कुछ पदार्थों को यह अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है और कुछ पदार्थों को यह उसमें गति में रोक लगाती है, अर्थात यह उसका चयन करती है। तो करेक्ट आंसर है ब, वर्णात्मक पारगम्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, लाइसोसोम और लवक। तो इसका करेक्ट आंसर है रसधानी। रसधानी जो होती है यह चारों ओर इसके एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसको हम रसधानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य है। हमने कोशिका अंग पढ़े थे, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हरित लवक, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और कोशिका विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर वह है प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम जो होते हैं वह प्रोटीन का संश्लेषण का काम करते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ और औषधि ड्रग्स को अविष करने के मुख्य भूमिका निभाता है? डिटॉक्सिफिकेशन की बात की है, इसका ऑप्शन दिए हुए हैं अ गाल्जी उपकरण, ब लाइसोसोम, स चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और द दिया हुआ है रसधानी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह क्या करता है, हमारे लीवर कोशिकाओं में विशेष करके यह डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। अब
अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, ऑप्शन है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गाल्जी काय। तो प्रकाश संश्लेषण का काम कहां पे होता है? वह हरित लवक करता है। तो करेक्ट आंसर होगा हरित लवक। अब अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है, ऑप्शन है श्वसन से, जनन से, उत्सर्जन से और पादप एंजाइमों से। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय श्वसन के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो यह कोशिकीय श्वसन जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसका करेक्ट आंसर है और श्वसन से। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन है केंद्रक, केंद्रिका, न्यूक्लिक अम्ल और केंद्रकाभ। तो अपरिभाषित क्षेत्र जो होता है वह कौन सा होता है? केंद्रकाभ। केंद्रकाभ जो होता है यह प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन अगला, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केंद्रक संदेशवाहक आरएनए, ब डीएनए, स स्थानांतरण आरएनए और द दिया हुआ है डीएनए एवं आरएनए। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है संदेशवाहक आरएनए। जो संदेशवाहक आरएनए होता है वह प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है।